आज हम हिंदी साहित्य के एक बहुत बड़े नाम आचार्य रामचंद्र शुक्ल के एक ऐसे निबंध की गहराई में उतरने वाले हैं जो मतलब हर पीढ़ी के लिए जरूरी है। मित्रता। हाँ, मित्रता। हमारे पास जो सामग्री है उसमें आचार्य शुक्ल का जीवन परिचय और उनका ये प्रसिद्ध निबंध शामिल है। और आज हमारा मकसद सिर्फ ये दोहराना नहीं है कि उन्होंने क्या कहा, बल्कि ये पता लगाना है कि दोस्ती पर एक सदी पहले दी गई उनकी सलाह आज की इस फ्रेंड्स और फॉलोअर्स की दुनिया में कितनी खरी उतरती है। और ये सवाल बहुत जरूरी भी है, हम्म क्योंकि जब शुक्ल जी कुछ कहते हैं हम्म तो वो सिर्फ एक साहित्यिक कृति नहीं होती। हम्म उन्हें तो शुक्ल युग का प्रवर्तक माना जाता है। हम्म साहित्यकार गुलाब राय ने तो मुझे याद है यहाँ तक कहा था हम्म कि निबंध साहित्य में उनका वही स्थान है जो उपन्यास में मुंशी प्रेमचंद का है। अच्छा। तो जब वो दोस्ती जैसे विषय पर लिखते हैं तो वो सिर्फ भावनाएं नहीं होती, बल्कि इंसानी मनोविज्ञान और समाज का एक बहुत गहरा विश्लेषण होता है। बिल्कुल। और शुक्ल जी शुरुआत एक बहुत ही आम लेकिन कह सकते हैं कि बहुत ही जरूरी अनुभव से करते हैं। जब कोई नौजवान पहली बार घर की दहलीज लांघकर बाहरी दुनिया में कदम रखता है तो सबसे पहली मुश्किल दोस्त चुनने में ही आती है। हाँ, बिल्कुल। वो कहते हैं कि उस उम्र में हमारा मन कच्ची मिट्टी की मूर्ति जैसा होता है जिसे कोई भी कैसा भी आकार दे सकता है, चाहे राक्षस बनाए या देवता। हाँ। ये सुनकर ही थोड़ी घबराहट होती है सच में। घबराहट होनी भी चाहिए, क्योंकि शुक्ल जी का मानना है कि इस पर हमारा पूरा भविष्य निर्भर करता है। यहीं पर वो संगति के गुप्त प्रभाव की बात करते हैं। गुप्त प्रभाव। हाँ, इसका असर हमारे आचरण पर इतना गहरा और अनजाने में होता है कि हमें पता भी नहीं चलता। इसीलिए वो दो तरह के लोगों से खास तौर पर बचने की सलाह देते हैं। पहले, जो हमसे ज्यादा मजबूत इच्छा शक्ति वाले हैं, और दूसरे जो हमारी ही बात को हमेशा ऊपर रखते हैं। बिल्कुल। एक मिनट, ये दूसरी वाली बात थोड़ी अजीब नहीं लगी? हमें तो अक्सर ऐसी दोस्त पसंद आते हैं जो हमारी हर बात में हाँ में हाँ मिलाएं, जो हमें सपोर्ट करें। सही बात है। तो शुक्ल जी इसे खतरनाक क्यों कह रहे हैं? क्या ये हमारे आत्मविश्वास के लिए अच्छा नहीं है? यही तो उनके विश्लेषण की खूबसूरती है। पहली नजर में ये अच्छा लगता है, लेकिन शुक्ल जी कहते हैं कि ऐसी दोस्ती में न तो हमारे ऊपर कोई दबाव रहता है और ना हमारे लिए कोई सहारा ही रहता है। जब कोई आपको कभी चुनौती ही नहीं देगा, आपकी गलतियों पर टोकेगा नहीं, तो आपका विकास वो रुक जाएगा। अच्छा। आप एक ही जगह पर ठहर जाएंगे। ये एक तरह का, आप कह सकते हैं, बौद्धिक और नैतिक आराम है जो धीरे धीरे हमें कमजोर बना देता है। समझ गए। तो एक तरफ ऐसे दोस्त हैं जो हमें अपनी इच्छा से चलाते हैं और दूसरी तरफ वो जो हमें अपनी ही कमियों के साथ छोड़ देते हैं। बिल्कुल। दोनों ही सूरतों में हम या तो अपनी पहचान खो देते हैं या फिर सुधार की गुंजाइश ही खत्म कर देते हैं। ये तो बहुत ही बारीक संतुलन है। बहुत बारीक। तो फिर एक आदर्श दोस्त, एक अच्छा दोस्त कैसा होना चाहिए? इसके लिए शुक्ला जी एक बहुत शक्तिशाली शब्द का इस्तेमाल करते हैं। वो कहते हैं, विश्वास पात्र मित्र जीवन की एक औषध है। औषध? हाँ, यानी दवा? हाँ, दवा। और जिसे ऐसा दोस्त मिल जाए उसे समझना चाहिए कि कोई खजाना मिल गया। दवा की तरह एक अच्छा दोस्त कड़वा भी हो सकता है, लेकिन वो हमारे भले के लिए ही होता है। और इस औषध या खजाने की खासियत क्या है? वो काम कैसे करता है? देखिए, शुक्ल जी के अनुसार एक सच्चा दोस्त हमें अच्छे संकल्पों में मजबूत करेगा, हमारे दोषों और गलतियों से हमें बचाएगा। वो हमारे अंदर सत्य, पवित्रता और मर्यादा जैसे मूल्यों के प्रेम को और मजबूत करेगा। जब हम गलत रास्ते पर जाएंगे तो वो हमें सावधान करेगा। और जब हम निराश होंगे तो हमारा हौसला बढ़ाएगा। संक्षेप में, वो हमें एक बेहतर और सम्मानित जीवन जीने में हर तरह से मदद करेगा। उन्होंने इसके लिए बहुत सुंदर उपमाएं भी दी हैं। वो कहते हैं कि सच्ची दोस्ती में उत्तम से उत्तम वैद्य की सी निपुणता और परख होती है, और अच्छी से अच्छी माता का सा धैर्य और कोमलता होती है। ये सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, वैद्य जैसी समझ और माँ जैसा धैर्य। लेकिन क्या ये एक दोस्त पर बहुत ज्यादा बोझ नहीं डाल देता? क्या हम अपने दोस्तों से एक सुपर हीरो होने की उम्मीद कर रहे हैं? ये सवाल बहुत वाजिब है, और मुझे लगता है शुक्ल जी का मतलब ये नहीं है कि हर दोस्त को एक पेशेवर मनोवैज्ञानिक या माँ की तरह व्यवहार करना चाहिए। तो फिर वो दरअसल गुणों की बात कर रहे हैं। वैद्य की निपुणता का मतलब है दोस्त की अच्छाई और बुराई को परखने की क्षमता, और माँ के धैर्य का मतलब है कि वो हमारी गलतियों के बावजूद हमें सुधारने की कोशिश ना छोड़े। अच्छा। ये दोस्ती की एक आदर्श स्थिति है, एक लक्ष्य है जिसकी तरफ हमें कोशिश करनी चाहिए, दोनों तरफ से, दोस्त बनाने में भी और खुद एक दोस्त बनने में भी। सही बात है। ये एक दो तरफा जिम्मेदारी है।
इसी सिलसिले में एक बहुत मजेदार बात सामने आती है। शुक्ल जी इस बात पर हैरान होते हैं कि लोग घोड़ा खरीदते समय तो उसके कितने गुण दोष परखते हैं, लेकिन दोस्त बनाते समय बस हंसमुख चेहरा, अच्छी बातचीत या थोड़ी चालाकी देखकर ही उसे अपना बना लेते हैं। ये आज भी कितना सच है। हम किसी की प्रोफाइल देखकर ही दोस्ती कर लेते हैं। बिल्कुल, हम बाहरी चीजों पर बहुत ज्यादा ध्यान देते हैं और इसी से जुड़ी एक और बड़ी धारणा को वो तोड़ते हैं, जो मुझे लगता है कि आज के दौर के लिए सबसे जरूरी सबक है। वो क्या है? उनका मानना है कि दोस्ती के लिए स्वभाव या रुचियों का एक जैसा होना जरूरी नहीं है। अरे वाह, ये बात तो आज भी उतनी सच है, बल्कि शायद ज्यादा। हम सब अपनी ट्राइब या अपना इको चेम्बर ढूंढते हैं जहां सब हमारी तरह सोचते हो। हाँ, हमारी जैसी फिल्में देखते हो। लेकिन शुक्ल जी एक सदी पहले कह रहे थे कि नहीं, असली दोस्ती विभिन्नता में है। ये तो आज के सोशल मीडिया के दौर के लिए बहुत बड़ी सीख है। बिल्कुल, और उनका तर्क ये था कि दोस्ती का एक मकसद खुद को पूरा करना भी है। हम वो गुण अपने दोस्त में ढूंढते हैं जो हम में नहीं हैं। अच्छा। ये दोस्ती को महज साथ वक्त बिताने से उठाकर एक दूसरे के विकास का माध्यम बना देता है। वो लिखते हैं, चिंताशील मनुष्य प्रफुल्लित चित्त का साथ ढूंढता है, निर्बल बली का, धीर उत्साही का। उन्होंने इसके लिए रामायण और महाभारत से बहुत सटीक उदाहरण भी दिए हैं, जैसे शांत और धीर स्वभाव के राम और उग्र और उद्धत स्वभाव के लक्ष्मण। हाँ, उनके बीच का गहरा स्नेह। पर कर्ण और दुर्योधन का उदाहरण थोड़ा चौंकाता है। उनकी दोस्ती को तो अक्सर एक नकारात्मक उदाहरण माना जाता है, जिसने विनाश को जन्म दिया। शुक्ल जी यहाँ क्या कहना चाह रहे हैं? यहाँ वो दोस्ती के परिणाम से नहीं बल्कि उसकी प्रकृति की बात कर रहे हैं। वो सिर्फ ये दिखा रहे हैं कि कैसे दो बिल्कुल अलग स्वभाव के लोग, एक उदार कर्ण और दूसरा लोभी दुर्योधन, भी गहरे दोस्त हो सकते हैं। उनका मकसद सिर्फ ये साबित करना है कि दोस्ती के लिए स्वभाव की समानता कोई शर्त नहीं है। असल में भिन्नता ही आकर्षण का कारण बन सकती है। महान रणनीतिकार चंद्रगुप्त को भी युक्ति के लिए चाणक्य का मुंह ताकना पड़ता था, और नीति विशारद अकबर को मन बहलाने के लिए बीरबल की ओर देखना पड़ता था। बिल्कुल वही बात। तो अगर हमें ऐसे दोस्त ढूंढने हैं जिनमें हमसे ज्यादा आत्मबल हो, जो हमें सहारा दे सके, इसका मतलब ये भी है कि दोस्ती में हमारी भी कुछ जिम्मेदारियां हैं। एक अच्छे दोस्त का कर्तव्य क्या होता है, इस पर भी शुक्ल जी ने काफी कुछ कहा है। हाँ, वो कहते हैं कि मित्र का कर्तव्य है ऊंचे और महान कामों में इस तरह हिम्मत देना कि हम अपनी क्षमता से भी बढ़कर काम कर जाएं। और ऐसा वही कर सकता है जिसका खुद का मन मजबूत हो। हाँ, और इरादे पक्के हों। इसलिए हमें ऐसे दोस्त खोजने चाहिए जिनमें हमसे ज्यादा आत्मबल हो। हमें उनका पल्ला उसी तरह पकड़ना चाहिए जिस तरह सुग्रीव ने राम का पल्ला पकड़ा था। और जितनी शिद्दत से वो अच्छी दोस्ती के फायदे गिनाते हैं, उतनी ही बल्कि उससे भी ज्यादा वो बुरी संगत के खतरों पर बात करते हैं। वो एक बहुत ही मुझे तो डरावना वाक्य लगता है। वो लिखते हैं, कुसंग का जुआर सबसे भयानक होता है। ये ज्वर यानी बुखार शब्द का इस्तेमाल बहुत असरदार है। ये सिर्फ हमारी नैतिकता और अच्छे आचरण को ही नहीं, बल्कि हमारी बुद्धि को भी नष्ट कर देता है। हाँ, ये एक ऐसी बीमारी है जो धीरे धीरे हमारे सोचने समझने की शक्ति को ही खत्म कर देती है। हमें पता भी नहीं चलता कि कब ये बुखार चढ़ गया, और जब तक पता चलता है तब तक हम काफी कमजोर हो चुके होते हैं। उन्होंने इसकी तुलना पैरों में बंधी चक्की से की है, जो हमें लगातार पतन के गड्ढे में गिराती जाती है। वहीं अच्छी संगति को वो सहारा देने वाली बाह बताते हैं, जो लगातार हमें उन्नति की ओर उठाती है। ये दोनों तस्वीरें इतनी शक्तिशाली हैं कि इन्हें पढ़कर ही इंसान सतर्क हो जाए। इसी बात को समझाने के लिए वो मैसेडोनिया के बादशाह डेमेट्रियस का एक किस्सा सुनाते हैं, जो बहुत सटीक बैठता है। हाँ, वो अक्सर राजकाज छोड़कर अपने ही जैसे कुछ मनचले नौजवानों के साथ भोग विलास में डूबा रहता था। और एक बार उसने बीमारी का बहाना बनाया और अपने कमरे में बंद हो गया। और इसी बीच उसके पिता उससे मिलने आ गए। जब पिता कमरे के पास पहुंचे तो उन्होंने एक हंसमुख नौजवान को कमरे से बाहर निकलते देखा। और फिर जब पिता अंदर गए तो डेमेट्रियस ने कहा, बुखार ने मुझे अभी अभी छोड़ा है। इस पर पिता ने जवाब दिया, हाँ ठीक है, वो दरवाजे पर मुझे मिला था। ये कितना तीखा व्यंग है। और ये दिखाता है कि बुरी संगत को छुपाना कितना मुश्किल है। आज के जमाने में शायद वो बुखार कोई दोस्त नहीं, बल्कि कोई ऑनलाइन ग्रुप, कोई गलत विचारधारा या कोई बुरी आदत हो सकती है, जिसे हम ये सोचकर अपनाते हैं कि किसी को पता नहीं चलेगा। हाँ, लेकिन पिता की तरह असलियत जानने वाले समझ ही जाते हैं। शुक्ल जी तो यहाँ तक कहते हैं कि बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनके साथ सिर्फ घड़ी भर होने से भी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, क्योंकि उतने ही समय में ऐसी बातें सुनने को मिलती हैं जिनसे मन की पवित्रता नष्ट हो जाती है। बिल्कुल। और यही सबसे बड़ा खतरा है। हम अक्सर सोचते हैं कि नहीं, मुझ पर असर नहीं होगा,
या फिर मेरे अच्छे चरित्र का असर पड़ेगा और सामने वाला सुधर जाएगा। हाँ, ये बहुत बड़ी गलतफहमी है। शुक्ल जी इस गलतफहमी को पूरी तरह से नकारते हैं। वो साफ साफ कहते हैं नहीं, ऐसा नहीं होगा। बिल्कुल, वो इसकी एक पूरी प्रक्रिया समझाते हैं जो बहुत ही मनोवैज्ञानिक है। वो कहते हैं कि जब इंसान एक बार कीचड़ में पैर डालता है तो फिर ये नहीं देखता कि वो कहाँ और कैसी जगह पैर रख रहा है। धीरे धीरे उसे बुरी बातों से नफरत कम हो जाती है। फिर एक समय आता है जब उसे उन बातों से चिढ़ भी नहीं होती। अच्छा, तो ये एक पूरी प्रक्रिया है। हाँ, और अंत में उसका विवेक कुंठित हो जाता है। उसे भले बुरे की पहचान नहीं रहती और वो खुद बुराई का भक्त बन जाता है। ये तो एक तरह से दिमाग का सुन्न हो जाना है। जो चीजें पहले गलत लगती थीं, अब सामान्य लगने लगती हैं। बिल्कुल। ये एक क्रमिक पतन है, कोई अचानक होने वाली घटना नहीं। आप धीरे धीरे उस ढलान पर फिसलते जाते हैं और आपको पता भी नहीं चलता। और इसीलिए वो अंत में एक पुरानी कहावत से अपनी बात खत्म करते हैं जो सब कुछ कह देती है। काजल की कोठरी में कैसो हूँ सयानो जाए, एक लीक काजल की लागी है पै लागी है। यानी कितना भी होशियार और समझदार इंसान क्यों न हो, अगर वो काजल की कोठरी में जाएगा तो कालिक का एक दाग तो उस पर लगेगा ही। बुरी संगत से पूरी तरह बच पाना लगभग असंभव है। तो उनका अंतिम निष्कर्ष यही है कि रोकथाम इलाज से बेहतर है। दिल को साफ और बेदाग रखने का सबसे अच्छा उपाय यही है कि बुरी संगत की छूट से ही बचा जाए। इंतजार ना किया जाए कि हम पर असर होगा या नहीं। बिल्कुल। तो आचार्य शुक्ल के इस पूरे विश्लेषण से ये साफ है कि दोस्ती कोई कैजुअल चीज नहीं है, ये कोई टाइम पास नहीं है। ये जीवन की दिशा तय करने वाला एक बहुत ही महत्वपूर्ण फैसला है। और इस फैसले को लेने का आधार बाहरी चमक-धमक, हंसमुख चेहरा या चतुराई नहीं, बल्कि चरित्र और आत्मबल होना चाहिए। हमें ये देखना चाहिए कि क्या ये इंसान हमें बेहतर बनने में मदद करेगा या हमें नीचे गिराएगा। सही कहा। एक सच्चा दोस्त एक मार्गदर्शक है, एक सहारा है, और एक भली संगत एक अदृश्य दुश्मन की तरह है जो धीरे धीरे आपकी बुद्धि, आपका चरित्र, आपका भविष्य सब कुछ नष्ट कर देती है। शुक्ल जी के अनुसार दोस्त चुनने का मतलब सिर्फ साथ घूमने फिरने वाला चुनना नहीं, बल्कि अपने भविष्य के एक हिस्सेदार को चुनना है। शुक्ल ने अपने निबंध में मित्रों और जान पहचान वालों यानी परिचितों के बीच एक स्पष्ट अंतर बताया है। आज की डिजिटल दुनिया में जहां मित्र और फॉलोअर जैसे शब्द आपस में पूरी तरह घुल मिल गए हैं, इस अंतर को कैसे समझा और लागू किया जा सकता है, ये सोचने वाली बात है।